प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 सब्जेक्ट हिस्ट्री में आपके लेसन चल रहा था भारत में राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें इसमें अपने उदय के कारण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसके अलावा उदारवादी के बारे में पिछले लेसन में अपन ने अध्ययन कर लिया था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका है वो उग्रवादी। उदारवादियों का काल मैंने आपको बताया था 1885 से 1905 और उग्रवादियों का कार्यकाल माना जाता है 1905 से 1919 ईस्वी। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों का वर्चस्व था और उसके पश्चात फिर उदारवादियों की जो नीतियां थी, कार्य करने का तरीका था, उसके कारण फिर उग्रवाद का विकास हुआ। तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपन लेते हैं वो है उग्रवादी। उग्रवादी जिसे हम दूसरे शब्दों में हम क्रांतिकारी भी कह सकते हैं, जिसका काल माना जाता है 1905 से 1919 ईस्वी। तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि उग्रवाद के विकास के तत्व, यानी ऐसी क्या कंडीशन थी कि उग्रवाद का विकास हुआ या क्रांतिकारियों का विकास हुआ। देखिए, इस चीज में पहले आपको यह चीज क्लियर हो जानी चाहिए, उदारवादी जिसका अपन ने वर्णन कर लिया था और उग्रवादी जिसका आज वर्णन करेंगे, दोनों में अंतर क्या है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, उदारवादी ये क्या करते थे, कानून के दायरे में रहकर कार्य करना चाहते थे। प्रार्थना, विनती, हाथ जोड़कर, पत्र लिखकर अपनी मांगे मनवाना चाहते थे। यानी जो कुछ भी करना चाहते थे वो शांत तरीके से अपनी तरफ से इनका काम होता था, भी सूचना सरकार तक पहुंचानी है। अब सरकार करेगी, वो धीरे धीरे सुधार कर देगी, यानी क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे। अंग्रेजी शासन को अपने लिए वरदान मानते थे, स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन बिना ब्रिटिश के स्वतंत्रता नहीं चाहते, यानी उन्हीं के अधीन रहकर ही स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। जबकि उग्रवादी विचारधारा बिल्कुल अलग, ये चाहते थे कि जो भी हमें मांगे मनवानी है वो ताकत के बल पर मनवानी है। ब्रिटिश शासन को हमारे सामने झुकना पड़ेगा, विनती करवाने से नहीं होगा, सिर्फ ताकत के बल पर उन्हें मजबूर करना होगा कि वो हमारी बातें मान सके, चाहे इसके लिए हमें हिंसा ही क्यों ना करनी पड़े। तो दोनों का सीधा सा अर्थ है, इन्होंने अहिंसा का प्रयोग किया, इन्होंने हिंसा का। ये कानून के दायरे में रहकर कार्य करना चाहते थे, ये कानून को तोड़कर भी अपनी मांगे मनवाना चाहते। ये प्रार्थना, विनती आदि पर विश्वास करते थे। जबकि उग्रवादी क्या कहते थे, इनकी जो नीतियां थी मांगे मनवाने की, वो कहते थे कि ये भीख मांगकर अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं, भीख मांग रहे हैं, जिससे इसे कहा जा सकता है भिक्षावृत्ति। और ये चाहते थे ताकत के बल पर हम ये जो भी परिवर्तन चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, वो सब ताकत के बलबूते पर ही मिलेगी। तो सबसे बड़ा अंतर उदारवादियों और उग्रवादियों का यही है। तो अब देखिए, उग्रवादी या क्रांतिकारी को विकास के तत्व क्या थे। ठीक है भाई, 1905 से 1919 ईस्वी तक, यानी 1905 में इनका विकास हुआ और 1919 तक क्रांतिकारियों का वर्चस्व रहा। लेकिन अब विकास के तत्व क्या थे। जैसे पहला है कांग्रेस की मांगों की उपेक्षा, यानी उग्रवाद का जो विकास हुआ उसमें पहला कारण बताया जाता है कि कांग्रेस के मांगों की उपेक्षा। यानी लगातार कांग्रेस सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो संगठन था, उसने उदारवादियों के द्वारा अपनी मांगे मनवाने के लिए कहीं पत्र लिखे, कहीं विनती की, लेकिन कहा जाता है कि लगातार उनकी मांगों की उपेक्षा की गई, यानी इग्नोर कर दिया। कोई भी मांग पूरी नहीं की जो उदारवादी चाहते थे, जो वास्तविक रूप से सही हो, लेकिन कोई भी मांग पूरी नहीं की। यानी कह सकते हैं कि जब उदारवादियों की लगातार मांगों की उपेक्षा होने लगी,
तो उसके कारण फिर एक समूह ऐसा खड़ा हुआ जिसने यह डिसाइड किया कि भाई इस तरीके से कोई मांग की पूर्ति नहीं हो सकती, हमें कुछ नया तरीका अपनाना चाहिए। इसके अलावा सेकंड है भारत का तीव्र शोषण। और देखिए ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य था भारत का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करना, और उन्होंने किया भी वही। तो कहा जाता है कि जब लगातार भारत का तीव्र शोषण होता रहा, उदारवादियों की नीतियों के कारण भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो उसके पश्चात एक समूह का उदय हुआ जिसे कह सकते हैं हम उग्रवादी या क्रांतिकारी। तीसरा, अकाल व महामारी। कहा जाता है कि जब पूरे देश में अकाल पड़ा हुआ था, लोग भूखे मर रहे थे, महामारियां फैल रही थी, जिनका इलाज कराना सरकार की जिम्मेदारी थी, ब्रिटिश सरकार के, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया कि इन बीमारी या महामारी की रोकथाम हो सके, भूखों को अन्न मिल सके। बल्कि और इस कंडीशन में भी भव्य दरबार का आयोजन किया जाने लगा। अपने रहन सहन और शान शौकत पर भरपूर धन खर्च करते थे। यानी कहा जा सकता है कि अकाल व महामारी में भी जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को कोई सहयोग नहीं किया, तब एकमात्र यही था कि अब उदारवादियों की नीतियों से लोग असंतुष्ट होने लगे। ठीक है, आपने बहुत कुछ किया लेकिन सरकार ने आपकी कोई भी बातें नहीं मानी। यहाँ तक कि कहा जाता है कि अकाल व महामारी के दौरान जब जैसे बम्बई में पूना में बीमारी फैल गई, प्लेग, बम्बई में हैजा फैला, तो कहा जाता है कि अंग्रेजों ने जांच के बहाने मतलब महिलाओं के साथ अशिष्ट व्यवहार किया। कई व्यक्तियों को बीमार या महामारी के प्रकोप के कारण भाई ये महामारी फैलाएगा, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। यानी इस प्रकार का व्यवहार इस बुरे समय में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ किया। हालांकि इसी दौरान हरी चापोकर नामक एक व्यक्ति ने रेंड नामक जो कि एक प्लेग अधिकारी था, उसकी हत्या भी कर दी। क्यों? क्योंकि विरोध करना था, परेशान हो चुके थे उदारवादियों की कार्यनीति से। तो कहा जाता है कि ऐसी घटनाओं के कारण भी उग्रवाद का विकास हुआ। नेक्स्ट है सांस्कृतिक नवजागरण। कहा जाता है कि उदारवादी जो थे वो पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति से प्रभावित थे। वो जब मानते थे कि अंग्रेजों का जो शासन हमारे ऊपर है वो हमारे लिए एक वरदान है, और आज जो हम सभ्य बने हुए हैं वो अंग्रेजों की ही देन है। यानी कुल मिला के उदारवादी पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति के समर्थक थे और अपने लिए उन्हें एक वरदान मानते थे। और जबकि इसी दौरान कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी हुए, दयानंद सरस्वती जी हुए, राजा राम मोहन राय हुए, एनी बेसेंट जी हुए, आदि जो धर्म सुधारक थे, उन्होंने जगह जगह घूमकर देश ही नहीं विदेशों में भी भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म जो कि हिंदू धर्म है का प्रचार किया। और यह साबित किया, यह मजबूर कर दिया लोगों को इस बात पर सोचने के लिए कि वास्तव में सर्वाधिक प्राचीन धर्म हिंदू धर्म ही है और हिंदू धर्म व संस्कृति ही श्रेष्ठ है। तो कहा जाता है कि इस प्रकार के सांस्कृतिक नवजागरण के कारण, क्योंकि उदारवादी पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित थे, तो एक ऐसे समूह का निर्माण हुआ या कह सकते हैं कि उदय हुआ जो पुनः भारतीय सभ्यता व संस्कृति को चाहने लगे, उसकी श्रेष्ठता पर बल देने लगे। तो एक तो हो गया पाश्चात्य सभ्यता को चाहने वाले, संस्कृति को चाहने वाले, और एक भारतीय सभ्यता व संस्कृति को चाहने वाले। तो पाश्चात्य सभ्यता को चाहने वाले उदारवादी, तो उसके विपरीत अब जो भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता पर बल देते हैं तो वो हो गए उग्रवादी। नेक्स्ट टॉपिक माना जाता है आपका लॉर्ड कर्जन व अन्य वायसरायों की
नीतियाँ। यानी कहा जाता है कि लॉर्ड कर्जन से पहले एलिंगटन आदि जो भी वायसराय थे, उन वायसरायों ने भारतीयों का शोषण किया। कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया कि जिसकी वजह से भारतीयों को लाभ हो। इसके अलावा जब लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बन के आया तो कहा जाता है कि इस कर्जन ने भारतीयों का तीव्र गति से शोषण किया। यानी कहीं से भी यह एहसास नहीं हुआ कि ये भारतीयों के हित में कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि ये तो यह कहता था कि खुद ईश्वर ने अंग्रेजों को भारत पर शासन करने के लिए भेजा है। क्यों? क्योंकि भारतीय लोग गंवार है, नासमझ है, नादान है, उन्हें कोई प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं आती है। और भारतीयों को तो अंग्रेजी शासन को वरदान मानना चाहिए। और भारतीयों पर जो अंग्रेज शासन कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, वो किस कारण से? क्योंकि भारतीयों से अंग्रेज श्रेष्ठ है। तो इन प्रकार की नीतियों के कारण इस दल का उदय हुआ। नेक्स्ट है विदेशी घटनाएं। कहा जाता है कि कुछ विदेश में कुछ घटनाएं भी घटी जिसके कारण उग्रवाद का विकास हुआ या उग्रवाद दल का उदय हुआ। जैसे कहा जाता है कि विदेशों में जहां ब्रिटिश औपनिवेशिक यानी ब्रिटेन के अधीन जो देश थे, वहां पर या विदेशों में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। किस प्रकार? रंग के आधार पर भेद किया जाता, उन्हें बराबर बैठने नहीं दिया जाता था। जिस प्रकार महात्मा गांधी जी का बाद में जाकर रंग भेद का शिकार हुए थे, वो उसी तरह की नीतियां पहले भी थी। हर जगह रंग भेद किया जाता था भारतीयों के साथ। तो इससे भी एक जो समूह था वो अंग्रेजों की नीतियों, उदारवादियों की नीतियों के खिलाफ हो गया था। इसके अलावा कहा जाता है असीबीनिया एक छोटा सा देश था। इसने क्या किया? इटली जैसे बड़े और समृद्ध प्रदेश को पराजित कर दिया। उसी प्रकार जापान जो था, जापान ने क्या किया? रूस जैसे शक्तिशाली राष्ट्र को पराजित कर दिया। यानी इस घटनाओं से भारतीयों के एक समूह को यह एहसास हुआ कि अगर हम भी कुछ करें, कोशिश करें इस प्रकार की, तो हम भी अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन व स्वदेशी आंदोलन। कहा जाता है कि 1905 ईस्वी में, क्योंकि अंग्रेजों की नीतियां क्या थी? फूट डालो व राज करो। 1857 की क्रांति के पश्चात इसी नीति पर कार्य किया था अंग्रेजों ने। तो उन्होंने क्या किया? बंगाल का किसने? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को स्वीकृति दे दी। बंगाल एक बहुत बड़ा संपन्न प्रदेश था जहां हिंदू व मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोग आपस में प्रेम से रहते थे। तो इसने क्या किया? फूट डालो व राज करो की नीतियों के तहत बंगाल का विभाजन कर दिया। यानी मुस्लिम बहुल अलग, हिंदू बहुल अलग, और आपस में एक दूसरे को भड़काने लगे। तो कहा जाता है कि इसके विरोध स्वरूप भारत में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, जगह जगह स्वदेशी वस्तुओं पर बल दिया गया। कहा जाता है कि इस कारण बहुत से लोग स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गए और उन्हें अब उदारवादियों की नीतियां बिल्कुल ही खराब लगने लगी। अतः ऐसी कंडीशन के कारण अब यहाँ पर कहा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान आज जो हम देखते हैं गणेश महोत्सव मनाया जाता है, शिवाजी महोत्सव मनाया जाता है, ये क्या है? ये इसी का ही परिणाम है, बंगाल विभाजन का। तो कहा जाता है कि इस बंगाल विभाजन के कारण भी उग्रवाद का विकास हुआ। नेक्स्ट, उग्रवाद का विकास व अंतिम विस्फोट। कहा जाता है कि 1905 ईस्वी में जो बंगाल का विभाजन हुआ, तो उस समय
1905 ईस्वी में ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान बनारस में हुआ था यह अधिवेशन 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में और 1905 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बनारस में। और कहा जाता है कि इसी बनारस अधिवेशन में पहली बार दो विचारधारा वाले लोग भी शामिल हुए। एक थे नरम दल यानी जिसे कहा जा सकता है उदारवादी, और दूसरे थे गरम दल जिन्हें कहा जाता है उग्रवादी। दोनों पहली बार अलग अलग समूह में इस अधिवेशन के दौरान बैठे। इसके अलावा 1906 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यानी 1905 से ही नजर आने लगा कि अब कांग्रेस में फूट पड़ चुकी है, दो अलग अलग समूह बन चुके हैं। तो 1906 ईस्वी में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उस कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान कहा जाता है कि जो उधर उग्रवादी थे वो बाल गंगाधर तिलक को इस कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और बाद में कुछ दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। हालांकि यहां पर संख्या उदारवादियों की ज्यादा थी, अतः तिलक ने अपना नाम वापस ले लिया और दादा भाई नौरोजी को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया, क्योंकि संख्या बल में उदारवादी ज्यादा थे। तो इस प्रकार ये लगातार फूट नजर आने लगी और अंतिम विस्फोट हुआ 1907 ईस्वी में। कब? कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन के दौरान अब उदारवादियों ने कह दिया, उग्रवादियों ने भी हम लाला लाजपत राय को बनाना चाहेंगे अध्यक्ष। जबकि नरम दल या उदारवादियों ने क्या कहा कि हम रास बिहारी जी को अध्यक्ष बनाएंगे। लेकिन वही संख्या बल उदारवादियों का ज्यादा था, तो ठीक है रास बिहारी जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन इसी अधिवेशन के दौरान हुड़दंग मच गई, जो आज हम विधानसभा या संसद भवन में देखते हैं, अखबारों के माध्यम से पढ़ते हैं कि वहां पर ऐसी घटना घटी कि एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकी गई, अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया। वैसी की वैसी कंडीशन इस अधिवेशन के दौरान हुई और कहा जाता है कि कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकने लगे, एक दूसरे पर चप्पल जूते फेंकने लगे, भगदड़ मच गई इस अधिवेशन के दौरान। और कहा जाता है कि यहीं पर अंतिम विस्फोट हो गया और इस अधिवेशन के दौरान ही उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से बहिष्कृत कर दिया। यह आदेश दे दिया कि अब इस अधिवेशन में उग्रवादी बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे और उन्हें कांग्रेस से बहिष्कृत कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कांग्रेस की फूट का परिणाम। अब देखिए कांग्रेस की फूट किस अधिवेशन में? 1907 सूरत अधिवेशन में। यहां पर कांग्रेस की फूट सबको नजर आने लग गई और हुआ भी ये, उदारवादियों ने उग्रवादियों को बाहर निकाल दिया। तो अब इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि जो अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश शासक वर्ग के जो थे, वो पहले ही उग्रवादियों से तो खपा थे, लेकिन उदारवादियों से लगता था कि अगर हम कोई ऐसा कार्य करेंगे तो उदारवादी हमसे नाराज नहीं हो जाए, क्योंकि अंग्रेजों को उदारवादियों की कार्यनीतियों से कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो यहां पर क्या हुआ, जैसे ही फूट नजर आई, उदारवादियों ने उग्रवादियों को बाहर निकाला कांग्रेस से, तो अंग्रेजों ने मौके का अवसर उठाते हुए जितना हो सका उतना उग्रवादियों का दमन कर दिया। यहां तक कि लाला लाजपत राय जी को भी मांडले जेल में कैद कर लिया। यानी कहा जा सकता है कि इस फूट का यही परिणाम हुआ कि सबसे ज्यादा उग्रवादियों का दमन अंग्रेजों ने किया और अंग्रेजों को टोकने वाला कोई भी नहीं था, ना ही कोई विरोध करने वाला। नेक्स्ट, उग्र दल की कार्यविधि। तो अभी मैंने आपको पहले बता दिया था कि उग्र दल की कार्यविधि क्या थी। बिल्कुल हिंसा करना है,
मजबूर करना है ब्रिटिश शासन को कि वो भारतीयों के आगे झुके और भारतीयों को स्वतंत्रता दे, उनके अधिकार उन्हें लौटाए। अब देखिए, जिस प्रकार उदारवादी जो थे, जिनका नाम मैंने पिछले लेसन में लिखाया था, उस प्रकार उग्रवादी कौन कौन थे? लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें हम इतिहास में लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। लाल, बाल और पाल ये प्रमुख उग्रवादी नेता थे, क्रांतिकारी नेता थे। तो एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, उग्रवादी या क्रांतिकारी कहां तक इसका आधिपत्य रहा? 1905 से 1919 ईस्वी तक। इसके विकास के क्या तत्व थे, क्या कारण थे? पहला, कांग्रेस की मांगों की लगातार उपेक्षा की गई, इससे उग्रवाद का विकास हुआ। दूसरा, भारत का जो शोषण किया गया उसके कारण भी, और अकाल व महामारी के दौरान जिस प्रकार कोई कार्य, सकारात्मक कार्य भारतीयों के प्रति नहीं किया गया अंग्रेजों ने, तो इनसे भी अंग्रेजों से नाराज हुए। इसके अलावा सांस्कृतिक नवजागरण, विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती जी, राजा राम मोहन राय, एनी बेसेंट जी आदि ने भारतीय धर्म व संस्कृति को पुनर्जीवित किया, पुनः इसकी श्रेष्ठता पर बल दिया। इसके अलावा कर्जन व अन्य वायसरायों की नीतियाँ, वही दमनात्मक नीतियाँ, शोषणात्मक जो नीतियाँ थी, उनके कारण विदेशी जो घटनाएं घटी, रंगभेद की नीतियाँ कह सकते हैं। इसके अलावा छोटे से देश असीबेनिया ने इटली को पराजित किया। इसके अलावा जापान ने बड़े शक्तिशाली राष्ट्र रूस को पराजित किया। तो ऐसी घटनाएं थी जिसकी वजह से भारतीयों में एक समूह ऐसा था जो सोचने लगा कि अगर हम भी कुछ करें तो हमें भी स्वतंत्रता मिल सकती है। इसके अलावा बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ, स्वदेशी आंदोलन को बल मिला। इसी दौरान गणेश महोत्सव आदि मनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई देश की एकता के लिए। उग्रवाद का विकास, इसी के विरोध में उग्रवाद का विकास हुआ। 1905 ईस्वी में ही दोनों में फूट नजर आने लगी, उदारवादियों में व उग्रवादियों में। लेकिन यहाँ तक तो ठीक रहा। इसके बाद 6 में यहाँ पर विरोध प्रमुखता से नजर आने लगा। दोनों ही अपने अपने दल के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहने लगे, लेकिन संख्या बल में उदारवादियों को सफलता थी, अतः उन्हीं का अध्यक्ष बना। लेकिन 1907 ईस्वी में जो सूरत में जो अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में फूट नजर आ गई और दोनों ही गुट अलग हो गए। उदारवादियों ने उग्रवादियों को बाहर निकाल दिया। अब इस फूट का परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों ने मौके का अवसर उठाते हुए भरपूर उग्रवादियों का शोषण किया। उग्र दल की कार्यविधि वही, जितना हो सके उतना हिंसा करो, ताकत के बल पर मजबूर करो अंग्रेजों को कि भारत छोड़ने के लिए बाध्य हो जाए। इस प्रकार ये थे उग्रवादी या क्रांतिकारी की कार्यविधियां। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। उग्रवादियों के विकास के सिद्धांत या उग्रवाद की विचारधारा, यानी उनका तरीका कैसा था, कार्यविधि कैसी थी, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करें। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका उग्रवादियों के सिद्धांत। और इस लेसन का अंतिम पॉइंट उग्रवादियों के सिद्धांत, जिसमें पहला है पाश्चात्य सभ्यता के खिलाफ थे। यानी कहा जाता है कि उग्रवादी जो थे, उग्रवादी वो पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति से नफरत करते थे।
वो किसी भी हालत में इस पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति को स्वीकार नहीं करते थे, जबकि उदारवादी इसे ही अपनाते थे, इसे ही चाहते थे। तो पहला तो सिद्धांत हो गया कि उग्रवादियों को सख्त नफरत थी पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति से। नेक्स्ट है स्वराज्य प्राप्ति की लालसा। उग्रवादी जो थे उनका एकमात्र उद्देश्य था सिर्फ और सिर्फ स्वराज्य की प्राप्ति करनी है। इसके अलावा वो कोई समझौता नहीं चाहते थे। वो ये भी नहीं चाहते थे जैसे उदारवादी चाहते थे भी स्वतंत्रता मिल जाए, लेकिन फिर भी हम अंग्रेजों के अधीन नहीं रहना चाहते, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल चाहते थे कि नहीं, हमारा एकमात्र उद्देश्य है स्वराज्य की प्राप्ति, यानी ऐसा राज्य जहां पर खुद मालिक, कोई बाह्य शक्ति का प्रेशर ना हो। नेक्स्ट है अंग्रेजों के प्रति अविश्वास, यानी उग्रवादियों को बिल्कुल भी अंग्रेजों पर विश्वास नहीं था। यूं कह सकते हैं कि उनकी प्रशासनिक प्रक्रिया जो अंग्रेजों ने स्थापित की थी, विश्वास नहीं रखते थे भारतीय। क्यों? न्याय प्रणाली जो स्थापित थी अंग्रेजों द्वारा, उस पर भी विश्वास नहीं करते थे। और उनके अनुसार, उग्रवादियों के अनुसार कि भाई जो भी अंग्रेजों की नीतियां हैं वो सारी की सारी भारतीयों के खिलाफ है। नेक्स्ट, देश हित की भावना। उग्रवादियों के मन में एकमात्र लक्ष्य था देश का हित, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। नेक्स्ट, ब्रिटेन से संबंधों की समाप्ति चाहते थे। उदारवादी क्या चाहते थे? ब्रिटेन के साथ तो चिपके हुए रहना है, हमें अलग नहीं होना है। लेकिन उग्रवादी क्या चाहते थे? हमें ब्रिटिश शासन तो बिल्कुल स्वीकार नहीं है, बिल्कुल हम उनसे संबंध विच्छेद चाहते हैं। हमारे कार्य प्रणाली में कोई भी उनका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हमारे से दूर, हमें अपने हाल पर छोड़ के चला जाना चाहिए। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विनती नहीं, यानी हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि ठीक है आप हमें स्वतंत्रता दे दो, हम आपसे विनती करते हैं। नहीं, हम लेंगे अपने बल पर, यानी अपनी ताकत पर विश्वास करते थे। कोई विनती, निवेदन, अनुनय, हाथ जोड़ना, घुटने के बल बैठकर अपनी मांगे बनवाना, ऐसा नहीं। बिल्कुल हम अपनी ताकत के बल पर स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। तो पुनः रिपीट कर रहा हूं, उग्रवादी क्या के सिद्धांत क्या थे? पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति के खिलाफ थे, स्वराज प्राप्त करना चाहते थे, एकमात्र उद्देश्य था। अंग्रेजों के प्रति अविश्वास था, भी जो भी वो कर रहे हैं वो भारतीयों के खिलाफ है, चाहे वो न्याय प्रणाली हो चाहे प्रशासनिक प्रणाली। इसके अलावा देश हित की भावना थी, भाई हमें कुल मिला के अपने देश का हित सोचना है, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। ब्रिटेन से संबंध समाप्त करना चाहते थे। और दूसरा, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विनती नहीं, हम ताकत के बल पर स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार की नीतियां उग्रवादियों की थी। अब देखिए, दोनों में अगर तुलना की जाती है, क्योंकि इतिहासकार कहते हैं कि भाई इन्होंने, यानी कि इन्होंने, उग्रवादियों व उदारवादियों ने जो नीतियां अपनाई वो कुछ समर्थन करते हैं, कुछ इन नीतियों को गलत बताते हैं। तो देखिए, लेकिन जब वास्तविक सार निकाला जाता है इन नीतियों का, उदारवादियों की हो चाहे उग्रवादियों की हो, तो जो डिसीजन आता है सटीक वो ये है,
हालांकि दोनों ही पक्ष की कई सकारात्मक बातें हैं तो कई नकारात्मक बातें हैं। जैसे उदारवादी, उग्रवादी, दोनों के अंतर मैंने आपको बता ही दिए। वे दोनों के सिद्धांत क्या थे? एक ब्रिटिश शासन को अपने लिए वरदान मानते थे, एक अभिशाप मानते थे। एक न्याय प्रणाली में विश्वास करते थे, एक नहीं करते थे। एक उन्हें पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति से लगाव था, उदारवादियों को तो इनको नहीं था। इस प्रकार के अंतर मैंने पूरे लेसन में इसके बता दिए। सबसे इनमें बीच में अंतर क्या है? तो देखिए, अब इतिहासकार कहते हैं कि उदारवादियों की जो नीतियां थी वो खराब थी, लेकिन अब कुछ कहते हैं कि उग्रवादियों की नीतियां खराब थी। लेकिन अब सब सार ये है, जैसा इतिहासकार कहते हैं कि इनका काल था 1885 से 1905 ईस्वी, और इनका माना जाता है 1905 से 1919 ईस्वी। अगर कांग्रेस जैसे जो राष्ट्रीय संगठन का निर्माण हुआ था एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा, उस समय जो डफरिन जो वायसराय था उसने भी इसे मंजूरी दे दी, ठीक है आप इसका निर्माण कीजिए, क्योंकि उसे यह एहसास था कि इससे हमें कोई भय नहीं है। और जिस प्रकार प्रारंभ में उदारवादियों ने अपनी नीतियों का निर्माण किया, जिस प्रकार की कार्य प्रणाली स्थापित की, उससे अंग्रेज बिल्कुल ही बेवकूफ हो गए कि इस संगठन से हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और बाद में जाकर उग्रवादियों का यह काल चला, इन्होंने उग्र नीतियां अपनाई। तो इतिहासकार कहते हैं कि अगर प्रारंभ में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियां अगर इस प्रकार की होती तो इतने वर्षों तक जो ये संगठन चला, इतने सदस्य बने इसके, यानी लगातार सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती गई, तो ऐसा अंग्रेज करने देते नहीं। अंग्रेज उस समय ही इन नीतियों के कारण इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दमन कर देते और इनके सदस्यों का भी बर्बरतापूर्वक दमन कर देते। और यही कारण था कि उदार नीतियों के कारण यह राष्ट्रीय संगठन इतने लंबे वर्षों तक चला, और इसी राष्ट्रीय संगठन के कारण ही भारत को आज़ादी मिली। तो कहा जा सकता है कि उदारवादियों ने अपनी उदार नीतियों के कारण अंग्रेजों को कभी भय नहीं रहा इस संगठन से, अतः लगातार यह प्रक्रिया चालू रही। और अगर प्रारंभ में ही ऐसी घटनाएं घटती तो इसका दमन निश्चित था। तो कहा जा सकता है कि उदारवादियों ने अपने समय के अनुसार सही कार्य किया और उग्रवादियों ने अपने समय के अनुसार सही कार्य किया। यानी कहा जा सकता है कि उदारवादियों ने बुद्धि पक्ष का साथ लिया और इन्होंने क्या किया, भाव पक्ष का। दोनों का ही, ऐसा नहीं कि भाई इन्हीं का ही योगदान रहा है स्वतंत्रता के लिए, नहीं, दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान था। क्योंकि यहाँ शुरुआत हुई थी, एक अबोध बच्चा था, बाद में यहाँ यह जवान हुआ यह संगठन। तो इस प्रकार आज के इस लेसन में अपन ने भारतीय राष्ट्रवाद का उदय के विभिन्न कारण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि राष्ट्रवाद का परिणाम था, उसके अलावा उदारवादी व उग्रवादियों की विचारधारा, उनके सिद्धांत, उनके कार्य करने के तरीके आदि के बारे में विस्तार से वर्णन किया है, अध्ययन किया है। अब आपके समझ में आया होगा। थैंक यू।